गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है लोकतंत्र के दोष, यानी कि लोकतंत्र की जो कमियां हैं उन कमियों को किस प्रकार बताया गया है। कुछ विद्वान, कुछ राजनीतिज्ञ जो है लोकतंत्र की कमियों को उजागर किया है, जिनको दोष में सम्मिलित करते हैं, दोष में के रूप में बताया गया है। लोकतंत्र में निम्नलिखित प्रमुख दोष हैं जिन्हें हम उसके विपक्ष में तर्क भी कह सकते हैं। कुछ तो लोकतंत्र के गुण बताए, कल 12 गुणों की चर्चा की थी। अब लोकतंत्र के देखिए दोष, कमियां। लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण है। कहते हैं कि लोकतंत्र व्यक्ति को बुद्धि व विवेक संपन्न मानता है, अतः उसे मताधिकार देता है और मानता है कि वह राजनीतिक मामलों में परिपक्व निर्णय लेने में समर्थ होगा। किंतु आलोचकों का मत है कि व्यक्ति मूलतः ऐसा अबौधिक प्राणी है जो अपने मूल संवेगों एवं आवेगों से चालित होता है। इसीलिए व्यक्तियों को जब मताधिकार दे दिया जाता है तो हमें व्यवहार में लोकतंत्र की जगह भीड़ तंत्र मिलता है। कहते हैं कि जब मतदाता वोट देता है तो अपने आवेग और संवेगों में चलता रहता है, तो वह सही निर्णय नहीं कर पाता है। इसलिए लोकतंत्र व्यक्ति संबंधी जो धारणा है वो भ्रमपूर्ण भी बताई जाती है कि इसमें प्रमुखतः वह अपने आवेग और संवेग में गलत प्रतिनिधि भी चुन देता है। दूसरा दोष है बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता, कि जो प्रमुख है प्रतिनिधि हैं वो इस राजनीति के प्रति उदासीन रहते हैं। जैसे किसी प्रकार से आपने नाम सुना होगा कि जो विद्वान लोग हैं वो राजनीति से दूर भागने की कोशिश करते हैं, वे राजनीति में रुचि नहीं रखते हैं। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि बुद्धिजीवी वर्ग, जो विद्वान लोग हैं, वो राजनीति में आना नहीं चाहते हैं। लोकतंत्र में बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता होती है। इस व्यवस्था में माना जाता है कि जिसमें गुणों की अपेक्षा संख्या के महत्व दिया जाता है। इस कारण समाज में बुद्धिजीवी वर्ग इन व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं। फिर है शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण। कहते हैं कि जहाँ लोकतंत्र में शिक्षा को महत्व के स्तर को बढ़ाया जाता है, वो भी एक सही तरीके से शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ाया है। जैसे हम भारत के लिए कहें तो आज़ादी के कई वर्ष हो गए, लेकिन आज भी हमारे लगभग 25% लोग अनपढ़ हैं। तो लोकतंत्र के बारे में यह दावा पूरी तरह से भ्रमपूर्ण है, जिसमें बताया जाता है कि व्यक्ति को नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देता है। वास्तविक स्थिति इससे कदम भिन्न है। लोकतंत्र राजनीतिक दल प्रत्येक राष्ट्रीय समस्या पर अपने स्वार्थ की दृष्टि से विचार करें तो उसे ही राष्ट्रीय हित बनाकर अपने करते हैं। वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और उनके जनता, जहां प्रमुख जनता के विभिन्न वर्गों को अपने प्रभाव में लाने के लिए उसकी भावनाओं को भड़काते रहते हैं। चौथा है लोकतांत्रिक स्वतंत्रता एवं समानतापूर्ण भ्रमपूर्ण है, कि जो स्वतंत्रता और समानता बताई जाती है वो भी आज समाज में पूरी तरह से लागू नहीं हुई है। लोग आज भी जाति का भेदभाव रखते हैं। लोकतंत्र व्यक्तियों को राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता प्रदान करता है, किंतु यह व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान नहीं करता है। आर्थिक स्वतंत्रता में समानता के अभाव में व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता में अर्थहीन हो जाती है। लोकतंत्र में चुनावों के धनी खड़े होते हैं और वे अपने धन की शक्ति व प्रभाव के द्वारा चुने जाते हैं। व्यवस्थापिका के अधिकांश व्यक्ति धनवान होते हैं। हम जानते हैं व्यवस्थापिका जो प्रथम लोकतंत्र का अंग है, जिसको हम संसद भी कहते हैं, तो उसमें ज्यादा धनवान लोग ही खड़े होते हैं और धनवान लोग ही चुनाव में खर्चा करते हैं। तो वे कानून ऐसे ही बनाते हैं जो धनिक वर्ग के हित में हो। तो वे धनवान लोग जो भी प्रतिनिधि होते हैं वो बुद्धिजीव अपने लिए ही कानून बनाते हैं और गरीब वर्गों की ओर ध्यान नहीं देते हैं, धनिक वर्ग के हित में ही सोचते हैं। इस प्रकार आर्थिक असमानता के कारण लोकतंत्र में गरीब वर्ग, राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता भी अलग अर्थहीन हो जाता है। पांचवा दोष है राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव, कि राजनीतिक दल सही तरीके से काम नहीं करते हैं। आजकल वो दल प्रणाली को महत्व देते हैं। लोकतंत्र के संचालन के लिए राजनीतिक दल आवश्यक माने जाते हैं, किंतु राजनीतिक दल प्रणाली में दोष भी होते हैं और उनके कारण लोकतंत्र के विकार आवश्यक सिद्धांत के रूप में राजनीतिक दलों का निर्माण राष्ट्रीय हित में होता है और वे जनता के उत्थान के लिए विभिन्न सामाजिक आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार। किंतु व्यवस्था सभी राजनीतिक दल राष्ट्रभक्ति की जगह दल भक्ति की महत्व देते हैं, कि सारे राजनीतिक दल होते हैं वो दल को ही महत्व देते हैं, राजनीति को विशेष महत्व नहीं देते हैं।
फिर है अनुत्तरदायी शासन प्रणाली की लोकतंत्र अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य नहीं करता है। वह प्रमुखतः अनुत्तरदायी पूर्ण शासन के रूप में बताया गया है। सिद्धांत के रूप में लोकतंत्र को जनता के प्रति उत्तरदायी शासन बताया जाता है, किंतु व्यवहार रूप में देखा जाए तो लोकतंत्र अनुत्तरदायी दिखाई पड़ता है, यानी कार्यों के प्रति लापरवाही है लोकतंत्र शासन। लोकतंत्र शासन में असफलता की जिम्मेदारी कोई भी पक्ष अपने ऊपर नहीं लेता है। जब भी कोई बड़ी असफलता मिलती है तो सरकार विरोधी दल के आनन एवं अड़ंगा डालने की नीति की असफलता के लिए उत्तरदायी बताती है, किंतु विरोधी दल असफलताओं के लिए स्वयं सरकार की नीतियों को दोषी बताते हैं कि जब भी कोई नया फैसला लेते हैं तो विरोधी दल उनकी किसी न किसी प्रकार से विरोधी हो जाता है और कोई भी अपने उस निर्णय को सही तरीके से नहीं ले पाता है। सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय करते हैं कि लोकतंत्र में रहने वाले सार्वजनिक धन को अपव्यय के रूप में बताया गया है और समय को भी बेकार करते हैं। लोकतंत्र में नीतियों के निर्माण में तथा कानूनों के निर्माण में अत्यधिक धन व्यय होता है और समय की भी बर्बादी होती है। सभी कार्य विभिन्न समितियों के द्वारा तथा व्यवस्थापिका की लंबी चौड़ी बहस द्वारा किए जाते हैं। लोकतंत्र की यह प्रक्रिया समय व धन की दृष्टि से अत्यधिक खर्चीली होती है। इसी प्रकार आम चुनावों में भी राष्ट्रीय धन व समय की बहुत हानि होती है। गरीब देशों के लिए लोकतंत्र एक ओर तो धन की दृष्टि से बहुत खर्चीली प्रणाली और दूसरी ओर इसमें विकास की गति भी बहुत धीमी होती है। कहते हैं कि लोकतंत्र में खर्चा अधिक होता है किंतु विकास की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। फिर है उदासीन मतदाता। जो वोट देने वाले प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधियों को वोट देते हैं मतदाता, वो मतदाता भी क्या है आजकल अपनी मत का प्रयोग सही तरीके से नहीं करते हैं, क्योंकि वो इसमें राजनीति में रुचि नहीं लेते हैं और अपने वोट के प्रति उदासीन हो रहे हैं। तो आज लगभग 50 से 60% के लोग, देश की संख्या का 50 से 60% लोग ही वोट देते हैं। तो वोटों की संख्या धीरे धीरे इतना नहीं बढ़ पाई है। जैसे मान लो लोकतंत्र में अगर जहाँ 90 से 95% वोटिंग हो तब लोकतंत्र को रुचिकर माना जाएगा। लोकतंत्र जनता का शासन कहलाता है, किंतु लोकतंत्र के में होने वाले चुनाव में मतदाता पर्याप्त रुचि नहीं रखते हैं। राजनीतिक दलों तथा उनके उम्मीदवारों के अत्यधिक प्रयत्नों के बावजूद मतदान में 50 से 60% के बीच मतदाता भाग लेते हैं। हम देखते हैं जब भी वोट पड़ते हैं हमारे भारत में भी, तो वोटों का आंकड़ा 50 से 60% ही रहता है, जबकि वोटों का आंकड़ा 80 से 90% रहे तभी हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में लोग रुचि लेते हैं। लोकतंत्र के दोषों के कारण स्वयं भी जनता इस प्रणाली को अपना नहीं मानती है। इसके अलावा जब भी सभी मतदाता मतदान नहीं करते हैं तो प्राय कम अयोग्यता अवसरवादी प्रकृति के प्रतिनिधि भी चुन लिए जाते हैं। तो जब जनता पूरी तरह से उदासीन रहती है, अपने मत का प्रयोग नहीं करती है, तो ऐसे प्रतिनिधि भी आ जाते हैं जो राजनीति के लिए अयोग्य होते हैं। इसलिए आज मतदाता अपने मत के लिए, वोट के लिए उदासीन हो रहे हैं। संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन, जब भी संकट पड़ता है, युद्ध की स्थिति आती है, तो उस समय यह कमजोर शासन बताया गया है। युद्ध अथवा अन्य प्रकार के संकटों की स्थिति में लोकतंत्र शासन कमजोर सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें सत्ता विकेंद्रीकरण होती है। इस प्रणाली में शीघ्र व गुप्त निर्णय संभव नहीं होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के अलावा सभी यूरोपीय लोकतांत्रिक देश नाजी जर्मनी के सामने और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी यूरोप के लोकतांत्रिक राज्य साम्यवादी सोवियत संघ के सामने कमजोर सिद्ध हुए थे। कहते हैं कि लोकतंत्र देशों में शासन विकेंद्रीकरण होता है, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इनका सबका निर्णय अलग अलग होता है। इस कारण से सारे एक होकर के किसी भी युद्ध की प्रक्रिया को पूरी तरह से सामना नहीं करते। फिर है लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक भी नहीं है। विश्व शांति के समर्थक के रूप में भी बताया गया है कि यह विश्व शांति के समर्थक के रूप में नहीं है। साम्यवादी आलोचकों का मत है कि लोकतांत्रिक राज्य पूंजीवादी राज्य होते हैं। पूंजीवाद युद्ध एवं साम्राज्यवाद को जन्म देता है, अतः लोकतांत्रिक राज्यों को विश्व शांति का समर्थक नहीं माना जाता है। ब्रिटेन, फ्रांस आदि यूरोप के लोकतांत्रिक राज्यों ने युद्ध एवं साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया था। यद्यपि वर्तमान में यूरोप के समृद्ध लोकतांत्रिक राज्य युद्ध एवं राजनीतिक साम्राज्यवाद के विरोधी दिख पड़ रहे हैं।
किंतु उनकी नीतियां एक नए प्रकार के आर्थिक साम्राज्यवाद को जन्म दे रही है, जिसे हम नवोपनिवेशवाद कहते हैं। कि देखते हैं आज बड़े बड़े देश, जहाँ विकसित देश हैं तो ब्रिटेन और फ्रांस, वो ज्यादातर लोकतांत्रिक राज्य होते हुए भी अपने भूमि के विस्तार को बढ़ाने में लगे हुए हैं। जैसे मान लो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अन्य देशों में स्थापित करना, तो वो साम्राज्यवाद की ही नींव डाल रही है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वे बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसे कहते हैं तो दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुएं एवं सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं या आयात निर्यात करते हैं, तो उसको बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। जिनको अपने व्यापार एवं स्वामित्व रखती है, नियंत्रण एवं स्वामित्व रखती है व्यापार पर, वो स्वयं उनको कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थापित करने का मतलब है साम्राज्यवाद को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं की मदद से अफ्रीका व एशिया की अर्थव्यवस्था को अपने हित में प्रभावित कर रहे हैं। साम्यवादी विचारकों का मत है कि आधुनिक काल में भी लोकतंत्र और पूंजीवाद की सांठगांठ है और ये विश्व शांति के लिए खतरा है। साम्यवादी का मतलब है अचानक परिवर्तन करने वाले देश। जैसे चीन साम्यवादी देश है, तो चीन भी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अन्य पूंजीवादी देशों से सांठगांठ कर रहा है और अपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अलग अलग देशों में स्थापित कर रहा है। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां, लोकतंत्र के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनका हम विस्तार से वर्णन करेंगे। तो देखिए, आपको दोषों को भी, 4 दोषों को नोट्स में अंकित करना है विस्तार से। और लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं, ये भी 4 परिस्थितियां आपको नोट्स में नोटेट करनी है। इसके लिए भी प्रश्न आ चुका है बोर्ड में कई बार। कोई भी शासन प्रणाली विशिष्ट परिस्थितियों में सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है और प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर उसका पतन हो जाता है। ये बात लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के बारे में भी सत्य है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यानी 1914 से 1918 के बाद यूरोप के अनेक राज्यों में लोकतंत्र की स्थापना की गई, किंतु अनुकूल परिस्थितियों के बाद में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली असफल हो गई और इसका स्थान अधिनायकवाद ने ले लिया। वर्तमान एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका महाद्वीपों में भी अनेक देशों में लोकतंत्र शासन का पतन हुआ, क्योंकि इन देशों में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तों या परिस्थितियों का अभाव रहा। कहते हैं कि जो देश लोकतंत्र के रूप में उभरे, उनको फिर किसी न किसी शासन ने दबोच लिया और राजा का शासन या तानाशाही शासन स्थापित हो गया। तो उसकी कुछ कमियां थी जिनके कारण से लोकतंत्र असफल हुआ। तो विद्वान बताते हैं कि निम्नलिखित परिस्थितियां लोकतंत्र के सफल संचालन में सहायक हो सकती है। जैसे उनको कायम करने के लिए पहला सफलता मिल सकती है शांति व व्यवस्था बनाए रखना। कि लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि देश में शांति व्यवस्था, सामान्य और युद्ध या बाहरी आक्रमण के समय भय नहीं हो। ऐसी स्थिति में सत्ता का विकेंद्रीकरण बना रहता है और व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करता है। किंतु जब देश की राजनीतिक स्थिरता व्यवस्था को चुनौती देने वाले आंदोलन चलते हैं तो बाहरी आक्रमण होता है और सरकार राष्ट्र की अखंडता और सुरक्षा के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण करती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता तक पाबंदियां लगाती है। इस स्थिति में लोकतंत्र दंत होने लगता है और अधिनायक तंत्र की स्थापना का मार्ग खुल जाता है। अतः लोकतंत्र में शांति व्यवस्था आवश्यक है। कहते हैं किसी भी लोकतंत्र में जो मांगे बढ़ती है तो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। सरकार के विरुद्ध अगर जनता विरोधी होती है तो ऐसा लगता है कि लोकतंत्र कमजोर पड़ता चला जाता है और कोई न कोई अधिनायक तंत्र वहां पर शासन स्थापित कर लेता है। फिर है सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। सुदृढ़ यानी मजबूत, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर्याप्त मजबूत हो। यदि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था औद्योगिक संकट से गुजर रही हो तो लोकतांत्रिक व्यवस्था लड़खड़ा जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और इटली में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लड़खड़ाने के बाद ही इन देशों में लोकतंत्र का अंत हुआ और तानाशाही शासन की स्थापना हुई, जो हम जानते हैं कि प्रमुख है। जर्मनी भी एक इसका उदाहरण है। जर्मनी जो द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा था अन्य देशों से, तो प्रथम विश्व युद्ध में उसकी अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हुई थी, जिस कारण से उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए साम्राज्यवाद को जन्म दिया और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी 1939 से 1945 के बाद यूरोप महाद्वीप में आर्थिक अव्यवस्था के कारण वहां के देशों में लोकतंत्र का अंत हुआ और साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। आधुनिक काल में लैटिन अमेरिका के राज्यों में लोकतंत्र की असफलता का एक बड़ा कारण आर्थिक अव्यवस्था है। कि जहां अमेरिका के आसपास के छोटे छोटे देश हैं तो उनको
लैटिन अमेरिका के जो प्रमुख राज्य हैं उसमें लोकतंत्र असफलता के रूप में, अव्यवस्था के रूप में दिखाई देता है। अनेक अफ्रो एशियाई राज्य कि अफ्रीका महाद्वीप में और एशिया महाद्वीप में कुछ राज्य या देश ऐसे हैं तो ऐसे ही संकट से गुजर रहे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है। आर्थिक समानता की स्थापना, ऐसे लोकतंत्र में आर्थिक समानता रखी जानी चाहिए, अमीरी और गरीबी का ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए केवल इतना ही जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था शक्तिशाली हो, तो यह भी जरूरी है कि राज्य के असंभव आर्थिक समानता अर्थात गरीबी और अमीरी के बीच चौड़ी खाई न हो। यह तब भी संभव है जब देश में बड़ी मात्रा में मध्यम वर्ग मौजूद हो, और इस स्थिति में ही लोकतंत्र को कमजोर करने वाले वर्ग संघर्ष से बचा जा सकता है। तो इस प्रकार की आर्थिक समानता होनी चाहिए कि अमीरी और गरीबी में बड़ी चौड़ी खाई नहीं होनी चाहिए। कि हमारे भारत में दिखाई देता है हमें कि यहाँ गरीब हैं तो बहुत गरीब हैं और अमीर हैं तो बहुत अमीर हैं, तो ये भी एक लोकतंत्र की सफलता की पहचान नहीं है। सामाजिक न्याय की स्थापना, लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि व्यक्तियों के बीच धर्म, जाति, भाषा, रंग, नस्ल, लिंग, जन्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। सभी व्यक्ति कानून के सामने समान माने जाए, उन्हें न्यायालय का समान कानूनी संरक्षण दे। इस प्रकार जब हम समाज में सभी व्यक्तियों को समान स्थिति प्राप्त होती है तो उनके बीच भावात्मक एकता की स्थापित होती है और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। तो हम कह सकते हैं कि समाज में सामाजिक न्याय तभी होगा, अर्थात समता तभी या समानता तभी होती है कि न्यायालय के द्वारा समान कानूनी संरक्षण तो मिल गया, लेकिन आज हम देखते हैं ना समाज के लोगों में, जहां हम जाति के लोगों में बैठ करके खाना पसंद करते हैं, तो इस प्रकार समाज के लोगों को हमें समझाना होगा कि किसी न किसी प्रकार से अपनी भावनाओं को बदलो और मानव प्राणी सब एक समान है, तभी हम सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। वरना हम किसी भी चाहे कानूनी संरक्षण दे देंगे, जैसे हमारे कानूनी संरक्षण दे रखा है ना, समाज में समानता के लिए कानून बनाया गया है कि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता अधिनियम छुआछूत कानून बना है। तो अनुच्छेद 17 में छुआछूत कानून बन जाने के बाद में भी हम अपने समाज को नहीं बदल सकते, क्योंकि आज हम जहां कहीं पर भी किसी प्रकार से सार्वजनिक या कोई सामाजिक कार्य में जाते हैं तो अपने जाति की पंगत में ही बैठ करके खाना पसंद करते हैं। निम्न जाति के लोगों को हम अपनी भावनाओं के अनुरूप नहीं डालते हैं, तो ये एक लोकतंत्र की असफलता की पहचान है। तो हमें समाज के लोगों को अधिक महत्वपूर्ण बताना है और उन्हें किसी न किसी प्रकार से उनको समझदारी से समाज में समानता स्थापित करनी पड़ेगी, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। आज के लिए इतना ही होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट बचे हैं वो कल के लिए करवा देंगे। धन्यवाद।